मैं हमेशा से हुस्न परस्त था और किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो बहुत खूबसूरत भी हो और नेक सीरत भी। मगर इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ा वो नाकाबिले बयान है। और फिर जब मेरी जिंदगी में वो आई तो उसने मेरी जिंदगी बदल दी। पर मैं नहीं जानता था कि मुझे उससे रिश्ता जोड़कर इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। काश मैं कभी अपने दिल में ऐसी ख्वाहिश ना पालता, तो शायद मेरे साथ वो सब ना होता जिसका मैंने कभी सोचा तक नहीं था। मेरा नाम हारिस है और मैं एक डॉक्टर था। और डॉक्टर बनने तक मैंने जितने पापड़ बेले थे उससे कहीं ज्यादा पापड़ मेरी माँ ने बहू तलाश करने में बेल डाले थे। दरअसल मेरा ताल्लुक कराची से है और मेरे अब्बा जान अंदरून सिंध के रहने वाले थे। वो किसान थे और अपनी जमीन पर ही खेती बाड़ी किया करते थे। अब्बा के पास थोड़ी सी जमीन थी जो उनके दादा अब्बा की जायदाद में से उनको हिस्से के तौर पर मिली थी। जिस गांव में हम रहते थे वहां ज्यादातर ऐसे लोग आबाद थे जो वडेरे के जेरे सरपरस्ती जिंदगियां गुजार रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगियां उन पर ही तंग थीं। अम्मा अब्बा भी उन्हीं में से एक थे, मगर वो दोनों ही गांव छोड़कर कहीं और जाने के हक में नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर जमीन छोड़कर चले गए तो खाली हाथ और खाली दामन रह जाएंगे। और अगर जमीन बेचकर गए तो वह डेरा ही खरीदेगा जो इतनी कम कीमत देगा कि कोई फायदा नहीं होगा। वो दोनों जैसे तैसे हालात से लड़ते हुए वहीं जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे और उनकी शादी को 2 साल मुकम्मल हो चुके थे। जब मैं उनकी जिंदगी में शामिल हुआ तो अम्मा और अब्बा का सोचने का जाविया बदल गया। अब वो अपने बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में सोचते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम गांव में ही रहे तो मेरा कोई मुस्तकबिल वहां नहीं बन सकता। वह डेरा किसी भी लड़के को गांव से बाहर पढ़ने के लिए जाने नहीं देता था, ताकि कोई भी पढ़ लिख कर उसके खिलाफ आवाज ना उठा सके। वो लोगों को अपना खादिम बनाकर रखना चाहता था और जब उसका दिल चाहता वो किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लेता था। मैं जब स्कूल जाने लगा तो अब्बा को बस यही फिक्र लगी रहती कि 5वीं पास करने के बाद मैं आगे कैसे पढ़ूंगा। बस यही फिक्र अब्बा को दिन रात सताती। और फिर आखिरकार अब्बा ने मेरी खातिर जमीन बेचकर शहर जाने का फैसला कर लिया। अब्बा ने जैसे तैसे जमीन बेच दी और अम्मा और मुझे मेरे मामू के घर छोड़कर खुद शहर चले गए और एक होटल पर काम करने लग गए। कुछ दिन बाद अब्बा ने किराए पर घर लिया और अम्मा और मुझे साथ ले गए। अब्बा ने दिन रात मेहनत की, एक के बाद एक नौकरी करते रहे और जब मुनासिब जगह पर काम मिला तो वहीं पर जम गए। कराची जैसे शहर में रहना इतना आसान नहीं था, मगर काम के कई मौके मिलते रहे। और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अब्बा जहाँ काम करते थे वो सेठ बहुत अच्छा था। अब्बा ने उनसे मेरी तालीम के सिलसिले में बात की तो उन्होंने मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। मुझे जिस स्कूल में दाखिल करवाया वहाँ की फीस और बाकी खर्चे भी उठाए। इस तरह मेरी पढ़ाई मुकम्मल होती रही। लेकिन जब मैं मैट्रिक में पहुंचा तो अब्बा का इंतकाल हो गया और मेरी अम्मा ही मेरे पास अकेली रह गई। अब्बा के जाने के बाद भी सेठ ने मेरी तालीम की जिम्मेदारी उठाए रखी, मगर ये सब काफी नहीं था। मुझे भी कुछ ना कुछ करना था ताकि घर का खर्चा भी चलता रहे और मेरी बाकी जरूरियात भी पूरी हो सकें। मैंने अम्मा से बात की कि मुझे कोई छोटा मोटा काम देखना चाहिए, मगर अम्मा ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मैं दिन रात पढ़ने में लग गया ताकि अच्छे नंबरों से कामयाब होता रहूं। मैं सुबह कॉलेज जाता और शाम को वापसी होती। मैं घर आकर खाना खाता और अपने दोस्तों की तरफ पढ़ने के लिए निकल जाता था। इसलिए मुझे पता ही नहीं था कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। अम्मा से पूछता कि घर का खर्चा कैसे चल रहा है तो अम्मा कहती कि मैं सिलाई का काम करती हूँ। मैं मुतमईन हो गया, क्योंकि अब्बा के जाने के बाद भी हमें गुजारा करने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। मैं हर माह सेठ के पास फीस का वाउचर लेकर चला जाता और वो बिना माथे पर शिकन डाले मेरी फीस पे कर देते। वो अच्छे खासे अमीर थे, इसी वजह से मेरी मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी राजी थे। लेकिन मेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप पर हो गया और स्कॉलरशिप से ही मेरी फीस का बंदोबस्त 1 साल के लिए हो गया था। और तब मैं ये बात समझ गया कि इसी तरह अच्छे नंबर लेने पर मुझे स्कॉलरशिप मिलती रहेगी तो मेरा काम बनता रहेगा। लेकिन मैं तब ये नहीं जानता था कि स्कॉलरशिप के लिए भी सेठ ने अपने किसी जानने वाले के जरिए कॉलेज में बात की थी।
हाँ, मगर ये भी सच था कि उसमें मेरी मेहनत भी शामिल थी। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और जब मैं मेडिकल के दूसरे साल में था तो सेठ का इंतकाल हो गया और उनके जाते ही हमारी हर तरह की स्पोर्ट बंद हो गई। स्कॉलरशिप का सिलसिला तो जारी था, मगर और भी बहुत सी ज़रूरियात होती हैं, इसलिए मैंने कॉलेज के बाद शाम को ट्यूशन देना शुरू कर दी। ये सब इतना आसान नहीं था। दिन में कॉलेज और शाम को ट्यूशन, फिर रात देर तक पढ़ते रहना, इस सारे रूटीन ने मुझे मेरी सेहत और माँ की तरफ से गाफिल कर दिया था। मैं बस सुबह कॉलेज जाते हुए नाश्ते पर अम्मा से मिलता, थोड़ी बात करता और चला जाता। फिर शाम को खाना खाने घर आता और फिर जब रात को वापसी होती तो अम्मा कुछ देर मेरे पास बैठकर सोने चली जाती और मैं कभी आधी रात तक पढ़ता रहता और बहुत थका हुआ होता था तो लेटते ही नींद आ जाती। जिंदगी बड़ी मसरूफ और टफ गुजर रही थी। हमारा छोटा सा घर था, मगर अपना था। अब्बा ने जमीनें बेचकर जो पैसा जमा किया था उसमें कुछ कर्ज डालकर ये छोटा सा घर खरीदा था। मगर हमारे घर में दो सहन थे। एक सहन घर की अगली तरफ था और चार चारपाइयों जितना खुला था, मगर पिछला सहन काफी बड़ा था जिसमें पहले कभी दरख्त हुआ करते थे, शायद जो अब खुश्क हो चुके थे। बस एक तरफ क्यारी थी, लेकिन वो भी वीरान पड़ी थी। अम्मा ने ही थोड़ी बहुत मेहनत करके क्यारियों को साफ किया और थोड़े बहुत पौधे उगा लिए थे। मैं तो कभी पिछले सैन में गया भी नहीं था, मगर मुझे इतना जरूर मालूम था कि उस सैन में एक छोटा सा कमरा था जिसके दरवाजे पर ताला पड़ा रहता था। अम्मा कहती थी कि इस कमरे में काट कबाड़ रखा हुआ है, इसलिए ताला पड़ा रहता है। मेरे पास वैसे भी इतनी फुर्सत थी ही कब कि मैं काट कबाड़ देखता या पौधे लगाने का काम करता। मैं तो बस मशीनी जिंदगी जी रहा था और ऐसे ही कुछ अम्मा के साथ था। वो भी पता नहीं एक दिन में कितने कपड़े सीती थी, मगर मैंने देखा था कि अम्मा रात को कपड़े बिल्कुल नहीं सीती थी। वो कहती थी कि मेरा बेटा सारा दिन का थका हारा होता है और रात को मशीन चला के उसे तंग करूं। मैं अम्मा की बात पर मुस्कुरा देता और फिर इस सारी जिद्दोजहद और तंगो-दो के बाद वो दिन आ गया जब मैंने डॉक्टरी पास कर ली। जिस दिन मुझे सनद मिली उस दिन अम्मा ने घर में मेरी पसंद के खाने बनाए और हम माँ बेटे ने एक अरसे बाद बहुत सारा वक्त इकट्ठे गुजारा। मैं उस शाम अम्मा के साथ पिछले सहन में गया तो मैं देखकर हैरान रह गया कि सारी क्यारियां फूलों से भरी हुई थीं और दो दरख्त भी मौजूद थे। सब इतना प्यारा लग रहा था कि मेरा जी चाहा रोज शाम को यहीं बैठकर चाय पी जाए। मैंने अम्मा से कहा कि यहाँ मेज कुर्सियाँ सेट करूँगा, फिर हम दोनों यहाँ शाम को बैठकर चाय पिया करेंगे। तो अम्मा हंस पड़ी और कहने लगी कि तेरी दुल्हन लेकर आऊंगी, अब तुम उसी के साथ बैठना यहाँ। मैं अम्मा की बात पर सोचने लग गया कि ये स्टोर रूम गिराकर यहाँ दो कमरे डाले जा सकते हैं। बल्कि मैं तो जॉब होने के बाद पूरा घर दोबारा तामीर करवाना चाहता था, क्योंकि मेरा दिल इसी में था कि मैं अपने अब्बा के खरीदे हुए घर में ही रहूं। मेरी नौकरी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हो गई थी और इतनी सैलरी थी कि अब मैं अम्मा को कपड़े सीने से रोक चुका था। अम्मा ने भी बिना किसी तंगोदो के मेरी बात मान ली, मगर अब अम्मा मुझे बस यही कहती रहती कि हारिस तेरी शादी करनी है, अगर कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दे। मगर मैं अम्मा को हर बार एक ही जवाब देता कि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। अम्मा, जिसको चाहो बहू बनाकर ले आओ, बस मैं ये चाहता हूँ कि वो खूबसूरत भी हो और खूबसीरत भी। मेरी बात सुनने के बाद अम्मा ने कहा कि मैं ऐसी ही बहू लाऊंगी जो तेरे दिल को भा जाए। कपड़े सीने की वजह से अम्मा की काफी लोगों से जान पहचान हो चुकी थी, इसलिए अम्मा ने लड़कियां देखना शुरू कर दी। अम्मा एक के बाद एक लड़की देखती गई, मगर अम्मा को ही कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी तो मुझे किसकी तस्वीर दिखाती। और फिर एक दिन अम्मा ने मेरे सामने तीन तस्वीरें रखी। तीनों लड़कियां बहुत खूबसूरत थीं और रिश्ते करवाने वाली ने अम्मा को बताया था कि तीनों नेक सीरत और अच्छे घरानों से हैं। अम्मा ने मुझसे पूछा कि किसे जाकर दिखाऊं, तो मैंने अम्मा से कह दिया कि तीनों में से जिसे दिल चाहे अपनी बहू बना लें, मगर इससे पहले मुझे ये घर तो बनवा लेने दें। अम्मा खामोश हो गई और फिर कुछ देर बाद बोली कि घर बनाने की क्या जरूरत है, हम कौन सा 10 लोग जहाँ रहते हैं। घर में 3 कमरे हैं, बरामदा और सहन है, बस हमारे लिए काफी है। हाँ, तुम जैसे चाहो अपने कमरे में काम करवा लेना। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर अम्मा ने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया और चाय बनाने चली गई। मैं सोच में पड़ गया कि कैसे घर में थोड़ा बहुत काम करवाऊं कि अम्मा को बुरा भी ना लगे और घर अच्छा भी लगने लग जाए।
मैंने एक बंदे से बात करके अपने कमरे और बाकी घर का काम भी उससे सौंप दिया, लेकिन अम्मा ने अपना कमरा और पीछे बना स्टोर छेड़ने से मना कर दिया। मैंने अपने कमरे समेत बाकी घर में काम करवाया और घर का नक्शा ही बदल गया। पिछले सहन में क्यारियां और फर्श का काम करवाया और स्टोर के आगे लकड़ी की जाली लगवा दी ताकि उससे कमरे का बदनुमा दरवाजा छुप सके, और अम्मा ने उस जाली पर एक बेल चढ़ा ली। इस तरह दरवाजा पूरी तरह छुप गया था। घर में काम होने के कुछ दिन बाद अम्मा ने जिस लड़की को पसंद किया था उसके घर वालों को खाने पर दावत दी ताकि वो घर भी देख लें और मुझसे भी मिल लें। वो लोग आए और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। अम्मा ने भी हाँ कह दी। कुछ दिन बाद मेरी और साइमा की मंगनी हो गई। साइमा के घर वाले हमसे तो काफी अमीर थे, मगर शरीफ लोग थे, और उन्होंने देखा कि लड़का डॉक्टर है और माँ के अलावा घर में कोई नहीं है, तो बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया और फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अम्मा बहुत खुश थीं क्योंकि बहू अम्मा की पसंद की घर आ रही थी। मैं भी मुतमईन था क्योंकि मैं जो चाहता था वो भी पूरा हो रहा था, और मुझे ये भी तसल्ली थी कि अम्मा को आगे चलकर एतराज नहीं होगा कि मैंने शादी के लिए उनकी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखा। इसी तरह कुछ ही महीनों में साइमा मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई। वो वाकई बेहद खूबसूरत थी और दुल्हन के रूप में तो कमाल लग रही थी। मैं अम्मा की पसंद पर बहुत खुश हुआ। शादी के एक डेढ़ हफ्ते में ही मुझे अंदाजा हो गया कि साइमा की ना सिर्फ शक्लो सूरत अच्छी थी, बल्कि उसकी आदतें, इखलाक और फितरत भी बहुत अच्छी और सुलझी हुई थी। उसने चंद दिन में ही घर का कामकाज संभाल लिया, तो मैं पूरी तरह मुतमईन हो गया कि मेरी माँ को कुछ आराम मिलेगा। एक दिन शाम के वक्त हम तीनों पिछले सैन में बैठे चाय पी रहे थे, तो साइमा ने अम्मा से पूछा कि यहाँ कमरे में क्या है। अम्मा ने कहा कि स्टोर रूम है और काट कबाड़ रखा हुआ है, इसलिए यहाँ ताला लगाया हुआ है। उस वक्त मुझे साइमा के चेहरे पर अजीब सी संजीदगी नजर आई, जैसे उसे अम्मा की बात पर यकीन नहीं आया था, पर उसने कहा कुछ नहीं। रात को साइमा मुझसे दोबारा पूछने लगी कि क्या कभी आप स्टोर रूम में गए हैं। मैंने उससे कहा मैं तो कभी भी नहीं गया, लेकिन तुम क्यों ये पूछ रही हो। तो वो कहने लगी कि बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैंने उसे सोने का कहा और फिर मैं भी सो गया। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल गया तो मुझे सीनियर डॉक्टर ने अपने कैबिन में बुलाया, और उस हॉस्पिटल के मालिक भी थे जहां मैं जॉब करता था। मुझे जॉब करते हुए तकरीबन 1 साल हो गया था। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि हमारे हॉस्पिटल के चंद काबिल डॉक्टर दूसरे मुल्क में जॉब के लिए जा रहे हैं, जहां उनको अच्छा सैलरी पैकेज दिया जाएगा। इसके अलावा और भी सहूलियात मिलेंगी। तो बोर्ड ऑफिस डायरेक्टर्स ने बैरूने मुल्क भेजने का फैसला किया है। मैं ये सुनकर दो तरह की कैफियत में गिरफ्तार हो गया। एक तो ये कि मुझे खुशी भी हो रही थी कि मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है, लेकिन इस बात की फिक्र भी थी कि मैं अम्मा और अपनी बीवी को छोड़कर चला जाऊंगा तो घर और उनका ख्याल कौन रखेगा। मैं डॉक्टर साहब से इनकार भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे इसमें कोई रियायत मिल सकती है। तो वो कहने लगे कि हमारी एक टीम वहां जा रही है, जिससे हमारे हॉस्पिटल को बहुत फायदा होगा, इसलिए जिन डॉक्टर्स को चुना गया है वो लाजमी जाएंगे। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैंने घर जाकर अम्मा और साइमा से बात की और उनको बताया कि मेरा ट्रांसफर बैरूने मुल्क में कर दिया गया है और मुझे वहां जाना होगा। अम्मा ने मुझे तसल्ली दी और हौसला दिया और कहा कि बेटा, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आज अगर डटकर कमा लोगे तो सारी जिंदगी ऐश करोगे। लेकिन साइमा मेरे जाने की बात सुनकर उदास हो गई। हाँ बोली तो कुछ नहीं, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि वो खुश नहीं हुई। लेकिन अम्मा के सामने मैं उससे कोई बात नहीं कर सकता था। रात को जब हम कमरे में गए तो साइमा रोने लग गई कि अभी हमारी शादी को सिर्फ 1 माह हुआ है और आप मुझे छोड़कर जाने की बातें कर रहे हैं। मैंने साइमा को बहुत समझाया और तसल्ली दी कि अगर आज मेहनत करूंगा तो कल हमारे बच्चे ही फायदे में रहेंगे। वो मेरी बात सुनकर समझ गई और मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर बैरूने मुल्क चला गया। जाने से पहले मैंने घर की सारी चीजें और राशन का सामान साइमा और अम्मा को ला कर दिया और साइमा से कहा कि अम्मा का बहुत ख्याल रखना। मैं चला तो गया था, मगर मेरा ध्यान मुकम्मल तौर पर घर में ही लगा रहता था। मैं रोजाना फोन पर अम्मा से और अपनी बीवी से बात करता। अम्मा मुझे हौसला देती और तसल्लियां देती ताकि मैं दिल लगाकर अपनी नौकरी कर सकूं, और अब मुझे भी अम्मा और साइमा की तरफ से कुछ तसल्ली हो गई थी।
थोड़े दिन में मेरी जॉब शुरू हो गई और मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। वैसे भी नई जगह थी, मुझे हर चीज़ को समझने के लिए कुछ वक़्त चाहिए था। इस दौरान मेरी अम्मा और साइमा से कम बात होने लग गई। मैं उनको फ़ोन करता और हाल-अहवाल पूछकर और अपना हाल बताकर फ़ोन बंद कर देता। इसी तरह 1 महीना गुज़र गया। मेरी उन दोनों में से किसी से भी तफ़सील से बात नहीं हो सकी थी और उनकी तरफ से भी कोई ऐसी बात मुझे महसूस नहीं हुई। मुझे लगता था कि वो दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर समझौता कर चुकी हैं, इसलिए मैं भी सुकून से अपने काम में मगन हो गया। मगर मैं नहीं जानता था कि मेरा ये सुकून वक़्ती है और जो होने वाला था, वो तो मैंने ख्वाब-ओ-ख़याल में भी नहीं सोचा था। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन जब मैंने अम्मा को फ़ोन किया, तो वो बात करते-करते रोने लग गईं। मैं परेशान हो गया। मैंने पूछा तो कहने लगीं कि तेरी बीवी जैसी बनती है वैसी है नहीं, इसलिए जो वो कहे उस पर यकीन मत करना। मैं अम्मा की बात समझा नहीं। मैंने अम्मा से पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं, ऐसी क्या बात है? लेकिन अम्मा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया और फ़ोन बंद कर दिया। अम्मा से बात करने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं साइमा से क्या बात करूं या उससे कुछ पूछूं या नहीं। लेकिन जब मेरी उससे फ़ोन पर बात हुई तो उसकी किसी भी बात या अंदाज से मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि घर में कोई इख्तलाफ या झगड़ा हुआ है, बल्कि साइमा ने तो बहुत अच्छे तरीके से बात की और अम्मा के बारे में मुझे कहने लगी कि अम्मा मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, वो बहुत अच्छी हैं, वो मुझे अपनी सास नहीं बल्कि माँ जैसी लगती हैं। मैं साइमा की ये बात सुनकर और परेशान हो गया कि ये तो अम्मा की तारीफ़ें कर रही है और अम्मा ने अजीब सी बात मुझे कहकर फ़ोन ही बंद कर दिया था। ना जाने ऐसा क्या है जो अम्मा मुझे बताना भी चाहती हैं और छुपा भी रही हैं। अगले दिन मैंने जब अम्मा को फ़ोन किया तो अम्मा ने मुझसे एक और अजीब बात कही। वो कहने लगीं कि तेरी बीवी नेक सीरत नहीं बल्कि बदकिरदार औरत है और वो झूठ बोलती है, घर का कोई काम नहीं करती, हर वक्त बिस्तर पर लेटे आराम करती रहती है। और तो और अम्मा ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं खुश तो हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे मेरी खुशी दम तोड़ गई। अम्मा ने बताया कि तेरी बीवी साइमा माँ बनने वाली है, लेकिन वो बदकिरदार औरत है, उसकी बातों पर यकीन ना करना। मैं इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनकर खुश होने की बजाय उलझ सा गया था कि आखिर अम्मा ऐसा क्यों कह रही है। साइमा तो बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है, लेकिन पता नहीं मेरे आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि अम्मा उसके बारे में इतनी बड़ी बात कह रही है। जब मेरी बात साइमा से हुई तो उसने भी मुझे खुशखबरी सुनाई। मैंने उसे मुबारकबाद दी और पूछा कि अम्मा सारा दिन क्या करती हैं और तुम्हारी क्या रूटीन है। मैं उससे बहाने से पूछना चाह रहा था ताकि मुझे पता चले कि अम्मा की बातों में कितनी सच्चाई है। साइमा कहने लगी कि मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ और अम्मा अपनी इबादत में मसरूफ़ रहती हैं। पिछले वाले सैन में जो स्टोर रूम है, वहाँ पर भी अम्मा अक्सर बल्कि रोज़ाना टाइम गुजारती हैं। मैं साइमा की बातें सुनकर उलझता ही जा रहा था कि अम्मा क्या कहती हैं और साइमा अम्मा के बारे में कुछ और कहती है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अम्मा को गलत कहूँ या साइमा को, क्योंकि साइमा ने मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं की थी जो अम्मा के खिलाफ हो। लेकिन मेरी माँ जिस बहू को अपनी पसंद और खुशी से ब्याह कर लाई थी, अब उसी पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा रही थी। इसमें कितनी सच्चाई थी, इस चीज़ का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, मगर इतनी दूर बैठे हुए मेरा दिल बेचैन और परेशान हो चुका था। मैं कुछ कर भी नहीं सकता था कि वापस अपने घर चला जाऊं और देखूं कि वहां क्या चल रहा है, जो मेरी माँ मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें कर रही है और मेरी बीवी हर वक्त मेरी माँ की तारीफ़ें करती रहती है। ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर गया। मैं रोज़ अम्मा से और साइमा से फ़ोन पर बात कर लेता और जो वो कहती मैं सुन लेता, लेकिन मैंने खुलकर बात उन दोनों से ही ना की थी, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे छुट्टी मिले और मैं घर जाऊं, तब इस सारे मामले को देखूं। लेकिन एक दिन फ़ोन पर साइमा ने मुझे जो बताया वो मेरे लिए बिजली गिरने से कम नहीं था। साइमा ने कहा कि तुम्हारी अम्मा पिछले सहन वाले कमरे में जाकर जाने क्या करती हैं, क्योंकि वहां से अक्सर बदबू भी आती है और अजीबो-गरीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं और मुझे डर लगता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से मजबूर हूँ। साइमा की बात सुनकर मेरे औसान खता हो गए। मैं समझ नहीं पाया कि मेरी माँ की तारीफ़ें करने वाली अब ये क्या बोल रही है और मुझे उसी वक्त अम्मा की बात याद आ गई कि साइमा बहुत झूठ बोलती है, उसकी बातों पर एतबार ना करना। मैंने साइमा को डांट दिया और फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद तकरीबन 1 हफ्ता मैंने घर में फ़ोन नहीं किया।
نہ मेरी अम्मा से बात हुई और ना ही साइमा से। मैंने हॉस्पिटल में छुट्टी के लिए अप्लाई कर रखा था, इसलिए मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई और मैं फ्लाइट लेकर जब अपने घर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि घर में साइमा मौजूद नहीं थी और अम्मा अकेली बैठी हुई थी। मैंने अम्मा से साइमा के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि तेरी बदकिरदार बीवी अपने किसी चाहने वाले के साथ भाग गई है, इसलिए तू उसे भूल जा, मैं तेरी किसी और जगह शादी करवा दूंगी। अम्मा की बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा जो कह रही है वो सच है और मैं ऐसे कैसे साइमा को छोड़ सकता था, क्योंकि कुछ महीनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। मैंने अम्मा से पूछा कि साइमा कब से घर में नहीं है, तो अम्मा कहने लगी 5-6 दिन हो गए हैं और अम्मा ने मुझे फ़ोन पर भी नहीं बताया था। मैं तो फ़ोन करना ही छोड़ चुका था, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ था तो अम्मा मुझे बता देती ताकि मुझे वक्त पर पता चल जाता। अम्मा ने मुझे कहा कि अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। मैं कमरे में चला गया। फ्रेश होने के बाद मैंने खाना खाया और अब बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि साइमा से किस तरह राब्ता करूं। ना जाने वो कहाँ किस हाल में होगी। मैं यही सब सोच रहा था और मुझे नींद आने लग गई। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैं सो गया। लेकिन कोई 1-1.5 घंटे के बाद मेरी आंख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे सहन के पिछले हिस्से में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। मैं उठकर कमरे से बाहर निकला और पीछे वाले सहन में चला गया। आवाज़ें स्टोर रूम से आ रही थीं। एक आवाज़ तो अम्मा की थी। ऐसे लग रहा था जैसे अम्मा किसी को गुस्से में कुछ कह रही हैं, लेकिन दूसरी आवाज़ सिसकियों की थी, जैसे कोई दबी-दबी आवाज़ में रो रहा था। मैं चलता हुआ कमरे तक पहुंचा और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर कमरे में अम्मा और साइमा दोनों मौजूद थीं। साइमा के पैर में जंजीर बंधी हुई थी और अम्मा उसके पास खड़ी उसे कुछ कह रही थी। साइमा का हाल देखकर लग रहा था कि उसे 4-5 दिन से यहाँ बंद किया हुआ था। अम्मा मुझे देखकर बौखला गईं और फटाफट कहने लगी कि ये घर से भाग रही थी, इसलिए मैंने इसके पाँव में जंजीर डालकर इसे यहाँ बंद कर दिया और आज तुम थके हुए आए थे, इसलिए तुमसे झूठ बोला ताकि तुम परेशान ना हो। मैं हक्का-बक्का अम्मा की बातें सुन रहा था। अचानक साइमा ने कहा कि अम्मा झूठ बोल रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना मैं बदकिरदार हूँ और ना घर से भाग रही थी, बल्कि मुझे अम्मा की हकीकत का पता चल गया था, इसलिए वो मुझे यहाँ से निकालना चाहती थी, मगर मैं जाने को तैयार ना हुई तो इसने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। मैंने फटाफट साइमा को पैर की जंजीर से आज़ाद किया और वहाँ उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया और पूछा कि कैसी हकीकत। तो साइमा ने स्टोर रूम में पड़ी अलमारी की तरफ इशारा किया और कहने लगी कि इस अलमारी को खोलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं फटाफट अलमारी के पास गया और खोलकर देखा तो उसमें अजीबो-गरीब सी चीज़ें रखी हुई थीं, जैसे किसी जादू टोने या तावीज़ गंडे वालों के पास होती हैं। मैंने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा फटाफट मेरे पास आ गईं और हाथ जोड़कर मेरे सामने रोने लगीं कि मेरे बच्चे, मुझे गलत ना समझना, मैं कोई गलत काम नहीं करती थी। मैं तो सिर्फ कुछ अमलियात और तावीज़ धागा करके पैसे कमाती थी, इसी वजह से तो हमारा घर चलता था। लेकिन मैंने अपने इल्म को किसी गलत काम में नहीं लगाया, ना किसी का बुरा किया, क्योंकि जब मैंने शुरू में कपड़े सीने का काम किया था तो बहुत मेहनत करने के बाद भी इतनी कमाई नहीं थी कि हम आसानी से गुजर बसर कर सकें। तो मैंने इस काम की तरफ तवज्जो दी, क्योंकि ये काम मैं अपने मेके में सीख कर आई थी और ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि अपने अब्बा से सीखा था। इसी से कमाकर मैंने सारी ज़िंदगी तुझे पढ़ाया और पाला है। लेकिन बहू ने जब मुझे ये सब करते देखा तो ना जाने क्या समझ लिया और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि अगर बहू मेरे बच्चे को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा देगी तो वो मुझसे दूर हो जाएगा। बस ममता से मजबूर होकर मैंने ये सब किया। मुझे माफ़ कर दे मेरे बेटे। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अम्मा को गले से लगा लिया और कहा कि भला मैं अपनी माँ को कैसे गलत समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं सोच सकता कि मेरी माँ मेरी बीवी को बदकिरदार कहे। अम्मा ने उसी वक्त साइमा से भी माफ़ी मांगी और साइमा ने अम्मा को माफ़ कर दिया। अम्मा ने मुझे ये भी बताया कि वो सेठ के लिए भी कुछ वज़ाइफ किया करती थी, जिसकी वजह से सेठ हमारा और ज़्यादा ख्याल रखता था और जो मैं सारा सारा दिन घर से बाहर रहता था तब अम्मा ये काम करती थी ताकि मुझे पता ना चले। मैं अम्मा की बातों को समझ गया और मैंने साइमा को भी समझाया। उसके बाद अम्मा ने ये सब छोड़ दिया और पिछले वाला कमरा जिसमें अम्मा ये सब काम करती थी उसे गिराकर वहाँ नया कमरा तामीर करवा दिया।
میں نے اپنے سینئر ڈاکٹر سے بات کر کے اپنا ٹرانسفر واپس کروا لیا تھا، کیونکہ میں اپنی ماں اور بیوی کو کسی بھی حال میں اکیلا چھوڑ کر کہیں اور کیسے رہ سکتا تھا۔ کچھ مہینوں بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا تو میری اماں اور سائمہ بہت خوش ہوئے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ جتنی محنت اماں اور میں نے کی، مجھے اور اماں کو اس محنت کا اتنا اچھا صلہ ملا کہ آج میں ایک کامیاب ڈاکٹر اور ایک پیاری سی بیٹی کا باپ بھی ہوں، اور مجھے نیک سیرت بیوی بھی ملی جو اماں کی بھی دل سے خدمت کرتی ہے۔